हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक टू इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे महान सम्राट अकबर के बारे में, जो कि डॉक्टर सौरभ चौबे की मेडिवल हिस्ट्री की किताब से लिया गया ये कंटेंट है। देखिए, महान सम्राट अकबर, इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। महान सम्राट अकबर का जो मूल नाम था वो था जलालुद्दीन। इनकी बहुत सारी उपाधि उपनाम थी, वो देखेंगे कि दक्षिण का बादशाह, आर्ट्स आसियानी, आज जगदीश्वर ये उपाधि और उपनाम थी। आर्ट्स आसियानी ये कहा था जहांगीर ने, और जगदीश्वर इसे प्रजा ने माना था। महाजर की घोषणा के बाद अकबर को इमाम, आदिल, अमीरुल मोमिनीन आदि उपाधियों से संबोधित किया गया था। किसके बाद? महाजर की घोषणा के बाद इमाम, आदिल और मोमिनीन। प्रबुद्ध निरंकुश शासक अकबर को ही माना जाता है। आरपी त्रिपाठी का स्टेटमेंट है, अपने युग की संतान एवं पिता दोनों था। ये आरपी त्रिपाठी ने कहा था अकबर के बारे में। मनुष्य का जन्मजात शासक ये स्मिथ ने कहा था। मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक ये कहा था एल्फिनस्टोन ने। अकबर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लेलपुन ने जो दिया था। ये अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम था। वो साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक था। उसका साम्राज्य मुगल काल का स्वर्ण युग था। ये लेलपुन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब देख लेंगे विशेष के बारे में कि अकबर के बारे में कुछ विशेष बातें। देखिए, अकबर के जो समकालीन शासक थे, महत्वपूर्ण शासक, उनमें से इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ, ये अकबर के समकालीन थे। फ्रांस के हेनरी चतुर्थ, फारस का महान अब्बास अकबर के समकालीन शासक थे। अकबर ही वो मुगल शासक है जो कि भेष बदलकर प्रजा के बीच जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। एकमात्र मुगल सम्राट अकबर है जो कि भेष बदलकर प्रजा के बीच जाता था। अकबर का पहला जीवनीकार बायजीद वायद था। ये इंपॉर्टेंट है। अकबर की शिक्षा का बहुत प्रयास हुआ, लेकिन उसको अक्षरबोध ना हो सका। निरक्षर महान सम्राट अकबर ही थे। अमरकोट एक प्लेस का नाम है, ये प्लेस का नाम है जो कि अकबर से रिलेटेड है। ये अमरकोट यहीं के राणा बिरसाल की हिंदू महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ पर? अमरकोट में, राणा बिरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। हुमायूं ने सिंध में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी या मीर बाबा दोस्त की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था। वाइन किससे विवाह किया था? हमीदा बानो से। और ये हमीदा बानो से अकबर की जन्म हुई थी, जो कि अकबर की माँ थी। अकबर के जन्म की खुशी हुमायूं ने कस्तूर के टुकड़े वितरित कर मनाया था। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अस्कारी की पत्नी सुल्तान बेगम तथा काबुल में बाबर की बहन खानजादा बेगम ने उन दिनों में बड़े प्यार से अकबर का पालन पोषण किया जब हुमायूं ईरान चला गया था। किसने पालन पोषण किया था? अकबर की पत्नी अस्कारी की पत्नी सुल्तान बेगम तथा काबुल में बाबर की बहन खानजादा बेगम ने। 1546 ईस्वी में अकबर का अपने माता पिता से पुनर्मिलन हुआ और उसका खतना या सुन्नत संस्कार संपन्न हुआ। कालानूर एक प्लेस है जो कि अकबर से रिलेटेड है। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के गुरदासपुर के कालानूर में था। वहीं पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 13 वर्ष 4 माह की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक ईंटों के सिंहासन पर बैराम खां की देखरेख में अबुल कासिम ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। राज्याभिषेक कितने वर्ष की उम्र में अकबर का हुआ था? 13 वर्ष 4 माह। कहाँ पर हुआ था? अगर गुरदासपुर के कालानूर में। यहीं पर कब? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। इसके देखरेख में हुआ था, बैराम खां के देखरेख में हुआ था। अबुल कासिम ने ये काम किया था। इस राज्याभिषेक का विरोध किसने किया? अबुल मुआली ने विरोध किया था। हुमायूं अबुल मुआली को फर्जंद एवं बरखुरदार कहता था। हुमायूं ने अबुल मुआली को फर्जंद एवं बरखुरदार कहता था। महाम अनगा अकबर की धाई माँ थी, जो एक दमदार वकील एवं प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ये इंपॉर्टेंट है। हुमायूं ने अकबर को उन्हीं के संरक्षण में रखकर ईरान चला गया था। हुमायूं ने किसके संरक्षण में रखकर ईरान चला गया था? महाम अनगा के संरक्षण में अकबर को रख दिया था। शमसुद्दीन अदगा खां यह अकबर का प्रतिपोषक या धाई पिता था। शमसुद्दीन अदगा खां। जीजी अनगा कौन था? अदगा खां की पत्नी थी। अकबर की आयाओं में सर्वप्रमुख जीजी अनगा ही थे। जीजी अनगा ने अकबर को उसके जन्म के पश्चात दूध पिलाया था। किसने? जीजी अनगा ने।
इम्पोर्टेंट है। अतः उसकी मृत्यु के अवसर पर अकबर ने अपना सर मुंडवाया था। किसके मृत्यु पर? जीजी अनगा की मृत्यु पर अकबर ने सिर मुंडवाया था। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अजीज कोका उसकी संतान था और अकबर का दूध मुआ भाई था। अजीज कोका किसका संतान था? जीजी अनगा का। मिर्जा अजीज कोका को कतलताश के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने उसे खाने आजम की उपाधि भी दी थी। महत्वपूर्ण है कि धात्री माताओं का पूरा परिवार आतगा खेल या प्रतिपोषक परिवार के नाम से प्रसिद्ध था। उसके बाद बैरम खां के बारे में दिया गया है। बैरम खां एक कराईबुइल तुर्क था। उसे हुमायूं ने खान बाबा एवं यार ए वफादार की उपाधि दी थी। इसको बैरम खां को हुमायूं ने मुनीम खां के पश्चात बैरम खां को अकबर का आतालिक या संरक्षक बनाया था। किसके बाद? मुनीम खां के बाद हुमायूं ने बैरम खां को आतालिक बनाया था। अकबर को पहली जिम्मेदारी 1551 ईस्वी में गजनी के सूबेदार के रूप में दी गई थी। पहला जिम्मेदारी 1551 ईस्वी में गजनी के सूबेदार के रूप में उसे जिम्मेदारी पड़ना पड़ेगा, अकबर को पड़ेगा। 1551 ईस्वी में उसका विवाह हिंदाल की पुत्री रुकिया बेगम के साथ हुआ था। रुकिया बेगम निसंतान रही और अकबर की मृत्यु के पश्चात भी वो जीवित रही। 84 वर्ष की आयु में उसका देहावसान हुआ था। अकबर के जन्म का नाम बदरुद्दीन नहीं था, जैसा कि इतिहासकार स्मिथ ने मानते हैं। ये एक तथ्य है। इसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में दिया गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। युद्धकर्ता कौन कौन थे? मुगल अकबर एवं अफगान आदिल शाह ये युद्धकर्ता थे। अकबर की तरफ से बैरम खान ने एवं आदिल शाह की तरफ से हेमू ने इस युद्ध में नेतृत्व किया था। विशेष इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार आरिफ कंधारी था। प्रत्यक्षदर्शी कौन था? आरिफ कंधारी, जो कि एक इतिहासकार थे। हेमू ने पानीपत के युद्ध से पूर्व आगरा को मुगल सूबेदार इस्कंदर खां उज़्बेक, तत्पश्चात दिल्ली को मुगल सूबेदार तरदीबेग खां से छीन लिया था। किसने? हुमायूं ने। यही वो तरदीबेग है जिसने हुमायूं को अकबर के जन्म का समाचार सुनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, तरदीबेग जो कि हुमायूं को अकबर के जन्म का समाचार सुनाया था और जिसे बैरम खां ने पानीपत युद्ध से पूर्व मरवा दिया था। हेमू अपने हाथी हवाई पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहा था। किसने? हेमू ने। लेकिन दुर्भाग्य से एक तीर उसकी आंख में लगा और वो हवाई से गिर गया। आरपी त्रिपाठी का मत है हेमू की पराजय दुर्घटना थी, परंतु अकबर की विजय दैवीय संयोग थे। पानीपत के इस युद्ध में हेमू तोपखाना का प्रयोग न कर सका था। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आरपी त्रिपाठी का। पानीपत के बाद 1557 ईस्वी में सिकंदर सूर ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अकबर ने उसे माफ कर बिहार की जागीर प्रदत्त की, परंतु सिकंदर सूर भाग गया और बंगाल में मर गया। 1557 ईस्वी में अकबर ने मानकोट विजित किया तथा 1558 ईस्वी में अजमेर मुगलों ने जीता। 1559 ईस्वी में अकबर ने ग्वालियर को जीता। 1560 ईस्वी में जामान ने जौनपुर जीतकर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया। 1561 ईस्वी में आसफ खान ने अफगानों से चुनारगढ़ भी जीत लिया। बैरम खां अकबर का वकील ए मुतलक बना। कौन? बैरम खां। अकबर का वकील ए मुतलक कौन था? बैरम खां। उसने अपने अनुचरों को सुल्तान और खान की उपाधि से विभूषित किया। बैरम खां के संरक्षण का 4 वर्ष कांधार की हानि की अतिरिक्त सफलता, सुरक्षा एवं संगठन का काल था। चूँकि प्रशासन में बैरम खां का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था, इसी कारण अतगा खेल वंश या रणवास का दल नाराज हुआ, जिसके प्रमुख सदस्य महाम अनगा थी, जीजी अनगा था और शामनुद्दीन अतगा खां, हामिदा बानो बेगम, आदम खां एवं पीर मोहम्मद थे, जो कि बैरम खां के पीछे में लग गया था। बैरम खां के पतन में इस दल का विशेष हाथ था। ये इम्पोर्टेंट है। इधर अकबर भी अपने हाथ में सत्ता लेना चाहता था। आरपी त्रिपाठी के अनुसार अकबर स्वयं बैरम खां से पीछा छुड़ाना चाहता था। औरतें तो केवल उसका हथियार थे। ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। वहीं बैरम खां कामरान के पुत्र अब्दुल मालिक को बादशाह बनाने की सोचने लगा। यही वही अब्दुल माली है जिसने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है
किसने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था? अब्दुल मालिक। परंतु शमसुद्दीन अदगा खां ने शिवालिक की तलहटी में ब्यास नदी के तट पर हुए तिलवाड़ा के युद्ध में बैराम खां को पराजित कर दिया था। शमसुद्दीन अदगा खां। अकबर ने बैराम खां को मक्का भेज दिया, परंतु गुजरात के पाटन में अफगानों में से मुबारक खां नोहानी ने उसकी हत्या कर दी। किसने? मुबारक खां नोहानी ने बैराम खां की हत्या कर दी। मुस्लिम फ़कीरों ने बैराम खां के शव को दफनाया था। 1561 ईस्वी में अकबर ने बैराम खां की पत्नी सलीमा बेगम से भी विवाह कर लिया और उसके पुत्र अब्दुल रहीम को अपना पुत्र माना। 1584 ईस्वी में अब्दुल रहीम को उसके पिता बैराम खां का खिताब खाने खाना दिया गया। 1584 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम को खाने खाना उपाधि दिया था। सलीमा बेगम की मृत्यु 1612 से 13 ईस्वी में हुई थी, 12-13 के बीच। उसके बाद स्त्रैण शासन या प्रजा शासन का पेटीकोट गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, इतिहासकार स्मिथ 1560 से 64 ईस्वी के 4 वर्षीय काल को प्रजा शासन बताते हैं। 60 से 64 ईस्वी के बीच ये जो 4 साल था इसको प्रजा शासन बताते हैं। कौन? स्मिथ ने। वहीं अधिकतर इतिहासकार इसकी कालावधि 19 मार्च 1560 से 24 जून 1562 तक मानते हैं। इसका आशय उस समयावधि से है जब अकबर प्रशासनिक कृत्यों हेतु पूर्णतया हराम की स्त्रियों पर निर्भर हो गया था। इसका कारण महामानगा थी, जो कि एक दमदार वकील एवं पहली महिला प्रधानमंत्री थे। आदम का एवं पीर मोहम्मद महामानगा के पुत्र थे। इम्पोर्टेंट है, आदम का एवं पीर मोहम्मद महामानगा के 2 पुत्र थे। अकबर ने अदगा खेल के सरदारों को पंजाब से हटा दिया। बायजीद बयात के अनुसार उनमें से प्रत्येक को हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में एक एक जागीर देकर सितारों की तरह बिखेर दिया था। यहाँ पर एक छक में दिया गया है बाज बहादुर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, देख लेंगे। यह मालवा का शासक था। कौन? बाज बहादुर। रूपमती उसकी पत्नी थी। उन्होंने मांडू को संगीत का केंद्र बना दिया था। तानसेन रूपमती से संगीत में हरा था। कौन? तानसेन। रूपमती नर्तकी, कवित्री एवं संगीतज्ञ भी थी। अकबर ने नाकारा या नगाड़ा बजाने की विद्या बाज बहादुर से ही सीखी थी। पति पत्नी की मजार उज्जैन में है। बाज बहादुर और उनकी पत्नी की रूपमती की जो मजार वो उज्जैन में है। अकबर नगाड़ा बजाता था। ये एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद अकबर का विश्वास था कि यदि पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध नहीं किया जाएगा तो वे उसके विरुद्ध युद्ध करेंगे। राज्य विस्तार के तहत पहला अभियान मालवा विजय थी। ये इंपॉर्टेंट है। मालवा विजय राज्य विस्तार का पहला अभियान था। मालवा विजय। असीरगढ़ 1601 से 1602 ईस्वी तक अकबर की अंतिम विजय थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1585 से 1599 ईस्वी तक अकबर ने उत्तर पश्चिम लाहौर, काबुल और अटक में व्यतीत किया था। 1591 ईस्वी में लाहौर से चारों कनी राज्यों हेतु 4 कूटनीतिक प्रतिनिधि मंडल दक्षिण भारत भेजा था। फैजी खानदेश को, ख्वाजा अमीरुद्दीन को अहमदनगर में और मीर मोहम्मद अमीन मासूदी को बीजापुर, मिर्जा मसूद को गोलकुंडा भेजा था। उसके बाद मालवा के बारे में यहाँ पर दिया गया है। मालवा का जो शासक था वो था बाज बहादुर। ये इम्पोर्टेंट है, जिसकी राजधानी सारंगपुर थी। निजामुद्दीन अहमद के अनुसार बाज बहादुर राजकाज छोड़कर इंद्रियों सुखों में लिप्त हो गया था। उसका राज्यों में अत्याचारिया एवं शोषकों के हाथ बहुत लंबे थे। फकीरों रायतों के ऊपर हुए अत्याचार की वजह से वे मृत्यु के दार तक पहुंच गए थे। अतः यहाँ सुव्यवस्था स्थापित करने हेतु अकबर द्वारा मालवा विजय करना जरूरी था। आदम खां के नेतृत्व में 1561 ईस्वी में मालवा अभियान हुआ था। बाज बहादुर युद्ध क्षेत्र से भाग गया था। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार बदायूनी था। ये इंपॉर्टेंट है। आदम खां ने मालवा के हिसाब किताब में गबन किया और नए वकील शमसुद्दीन अदगा खां को मार दिया था। अतः अकबर ने आदम खां को आगरा के किले में फेंकवा दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। आगरा के किले में फेंकवा दिया था, आदम खां को मार डाला था। उसके 40वां दिन जून 1562 ईस्वी में महामानगा भी मर गए थे।
अकबर ने आप पीर मोहम्मद को मालवा का सूबेदार बनाया। बाज बहादुर ने खानदेश के सुल्तान की मदद से उस पर आक्रमण किया, परंतु भागते समय पीर मोहम्मद की नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात अकबर ने अब्दुल्ला खां उज़्बेक को शुजात खां की उपाधि देकर मालवा भेजा, जिसने बाज बहादुर को गिरफ्तार कर अकबर के पास भेज दिया। बाज बहादुर को पहले 1000 मनसबदार, बाद में 2000 का मनसबदार दिया गया था। उसके बाद मेड़ता विजय 1562 ईस्वी में जयमल को हराकर शरफुद्दीन ने मड़वा विजय की थी। गंडवाना गढ़कटंगा विजय, ये प्रांत गढ़कटंगा के दहरे नाम से जाना जाता है। इसका कारण इसके दो मुख्यालय गढ़ तथा कटंगा था। 1564 ईस्वी में आसफ खान ने दुर्गावती को नरही एवं चौरागढ़ युद्ध में हराकर उसकी राजधानी चौरागढ़ को जीत लिया था। ये इंपॉर्टेंट है। आसफ खान ने दुर्गावती को नरही और चौरागढ़ के युद्ध में हराकर चौरागढ़ जीत लिया था। मेवाड़ अभियान 1567 ईस्वी से 1568 ईस्वी तक। यहाँ का शासक महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह था। इस समय उसकी राजधानी चित्तौड़ थी। उदय सिंह ने सार्वजनिक रूप से मंगोलों का मलिन विदेशी कहा और मालवा के बाज बहादुर को संरक्षण दिया था। कौन? उदय सिंह ने। इसलिए अकबर ने इस पर आक्रमण किया था। दुर्गावती के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम देखेंगे कि चंदेल ये महुआ के ये शासक शालिवाहन की पुत्री थी, जो कि गढ़कटंगा में बही थी। दलपत बुंदेलापति एवं वीर नारायण पुत्र था। उसके विषय में प्रचलित था कि जब वो किसी बाघ की खबर सुन लेती तो जब तक उसे मार न लेती जल ग्रहण नहीं करती। एक बार उसने मालवा के बाज बहादुर को भी पराजित किया था। दुर्गावती ने अपनी मंत्री आधार कास्त को अकबर के पास सुलह हेतु भेजा था। अपने अंत समय में दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली थी। ये था दुर्गावती के बारे में। इसके बाद अमरदास के बारे में, जिसने रायसेन जीतने में गुजरात के बाद बहादुर शाह की मदद की थी और उससे संग्राम शाह की उपाधि पाई थी कि वो पुत्रवधू दुर्गावती थी। राणा का पुत्र संकट सिंह धौलपुर में अकबर के साथ लिया था। तो ये बाद का इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग आएंगे और देखेंगे क्या इन्फॉर्मेशन है। ये वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।